हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन अब मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के से को रिलेटेड करके मैं पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपको जैसे नेवी है, एयरफोर्स है, एनडीए है, वहाँ इसका एक क्वेश्चन पक्का आपको मिलता है। आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, आपने ज्यादा बुकें नहीं पढ़नी, आपने सिर्फ एनसीईआरटी के 32 क्वेश्चन जो आपके पास 5.1 में वो पढ़ लीजिए। आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से हम चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे। बिल्कुल बेसिक का मतलब है कि हम बिल्कुल दिन 1 2 3 से सीखेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखेंगे। चाहे हम ये चैप्टर में मान लिया जाए 5.1 में 3 दिन लगते हैं तो हम 5 दिन लगाएंगे, परंतु हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, जिससे कि हमारे जो हम अगली क्लासों में जाएं, जैसे बीएससी करें या फिर कुछ भी चीज करें, वहां भी हमको हेल्प मिले। और आने वाले वन डे एग्जामिनेशन जैसे एयरफोर्स नेवी, वहां भी हमको फायदा मिले। तो शुरू करने जा रहे हैं आज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसको बोलते हैं हिंदी में संतत्य। तो इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं बेसिक से मैं बात करता हूँ। सबसे पहले हमको सेट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए मेरे बच्चों। हमको फंक्शन पता होना चाहिए, हमको रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, हमको वन 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 टू के बारे में पता होना चाहिए, सब चीजें पता होनी चाहिए। तो शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए सेट क्या होता है। सेट, व्हाट इज द सेट? सेट को हम हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो आपके लिए भी वही चीजें रहे और हमारे लिए भी वही चीजें रहे, वो हम क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब कार्तिक कार्तीय गुण, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एक सेट ए है एंड एक सेट बी है। अगर हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो देखो, ये चीजें हमको बहुत जरूरी आनी चाहिए। ये चीजें रखी हुई होनी चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डोमेन कहाँ पर को होते हैं, रेंज कहाँ होती है, कोडोमेन कहाँ होता है, वन वन क्या होता है, वन टू क्या होता है। तो बिल्कुल बेसिक आना चाहिए। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन ए एंड बी। ए और बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका जो सेट होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। इतना हम जानते हैं, ठीक। उसमें से जैसे मान लीजिए इस ए में हमारे पास है ए बी सी है, और इस बी में हमारे पास है 1 2 3 है। तो आपके पास मेरे प्यारे बच्चों जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा उस इस प्रकार का आएगा ना, कि ए के साथ वन, मतलब क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ए बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनका जो सेट कहलाएगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या? देखो ये पेयर है, ऑर्डर्ड है, ऑर्डर है, पहले ए का है फिर बी का है। ये देखो पहले ए का है फिर बी का है, पहले ए का है फिर बी का है। इस ए के साथ 1 2 3, ऐसे बी के साथ 1, बी के साथ 2, बी के साथ 3, और फिर आपके पास आ जाएगा सी के साथ 1, सी के साथ 2 और सी के साथ 3। देखो, आपने मान लीजिए कि अगर आप नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने कंटिन्यूटी के क्वेश्चन इस किताब से, उस किताब से, अगली किताब से, पल्ली किताब से नहीं पढ़ने। ये जो 32 क्वेश्चन है इनको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, तो समझिए कि आपका एक नंबर हर जगह के लिए क्लियर हो गया। बेसिक समझना है, बिल्कुल समझनी है चीजों को अच्छे तरीके से। तो ये होता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या होता है, देखो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर है ए का बी का, ए का बी का, एक क्रम है, पेयर है, पेयर है। The set of all ordered pair in A and B is called the Cartesian product. अब एक चीज होती है रिलेशन। क्या होता है हमारे पास? रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है कि कार्टेशियन रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जब ए और बी के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड, कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ ऐसे एलिमेंट जो ए और बी में रिलेट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर को हमारे पास ए बी सी है, और यहाँ पर को हमारे पास ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ पर को ए एंड एन बी है, यहाँ पर को क्या है, बॉय है, यहाँ पर को क्या है, कैट है। तो ए एंड आनंद, बी एंड बॉय, सी एंड कैट, ये हमारे रिलेशन में आएंगे। 3 एलिमेंट रिलेशन में आए। क्यों? क्योंकि यहाँ ए और बी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ये होता है रिलेशन। इतना भी हमने पढ़ रखा है। और जो इसमें इधर साइड बाई तरफ होता है ये तो क्या कहलाता है, डोमेन। जो दाई तरफ होता है वो क्या कहलाता है, रेंज। और पूरा का पूरा जो सेट बी होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, कोडोमेन। ये
भी हमने पढ़ रखा है, इतना तो हम जानते हैं ना सब। क्यों सूरज, एक बार और मैं ध्यान से देखा, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो होता है ए और बी में सबके सब ऑर्डर्ड पेयर का सेट। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, और जहां ए और बी एक दूसरे से क्या हो रहे होंगे, रिलेटेड हो रहे होंगे, और रिलेशन कहलाता है। इतनी बात भी आई समझ में। अब होता है एक फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, चीजों को समझना। देखो फंक्शन का मतलब होता है जब डोमेन की सिर्फ एक ही इमेज होती है, वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। मैंने क्या कहा, अगर फंक्शन की सिर्फ एक इमेज होगी, वो नहीं, अगर डोमेन की सिर्फ एक इमेज होगी तो वो फंक्शन कहलाएगा। लिखना चाहते हैं हम, लिखेंगे फंक्शन, लिखेंगे, चलो लिखो फंक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं फलन, लिखना हिंदी में बोलते हैं फलन। लिखना फिर फलन की परिभाषा लिखना, जहां डोमेन के एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होती है, एक ही इमेज होती है, इमेज होती है, उसे फलन कहते हैं। क्या कहा हमने, जहां डोमेन के एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होती है उसे फलन कहते हैं। ठीक, तो सुनो बस, अब बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो फलन क्या होता है, जहां डोमेन के एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होती है वो क्या कहलाता है, हमारा फलन कहलाता है। क्यों, हम जानते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास मान लीजिए ये है ए है, बी है, सी है, ये है 1 है, 2 है, 3 है, तो आप सुनोगे ये है, ये है, ये है, ये फलन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां पर वो डोमेन के एलिमेंट की कितनी इमेज हो गई है, 2। मतलब फलन तभी कहलाएगा ना, जैसे ये है, ये है और ये फलन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ डोमेन के एलिमेंट्स की कितनी इमेज है, सिर्फ एक इमेज है बस, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, ये फलन कहलाता है। आएगी बात समझ में, क्लियर है ना। अब जैसे एक और चीज है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ए है, बी है, सी है, ये ए है एंड ये बी है, ये हमारे पास है 1 2 3, तो ये है, ये है, ये भी एक प्रकार का क्या होगा, फलन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ए की भी एक ही इमेज है, बी की भी एक ही इमेज है, सी की भी एक इमेज है। आएगी बात समझ में, इतनी बात तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। तो और सुनो फिर, जो इस ए के एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं, और बी में ये जो 2 है ये क्या कहलाता है हमारे पास, रेंज कहलाता है, और ये पूरा का पूरा बी हमारे पास क्या कहलाता है, कोडोमेन। इतना हमने पढ़ रखा, और ये मैंने पुराने चैप्टरों में बहुत अच्छे से समझा रखा, बार बार ये चीजें समझा रखी। पहले चैप्टर में तो पता नहीं कितनी बार मैंने इसके ऊपर डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने अच्छे से और ज्यादा समझना है तो पहला चैप्टर देख लीजिए, फिर इसमें चलिए अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनना, ठीक है ना। सुनो मेरे बच्चों, डोमेन का मतलब तुमको हिंदी में पता है, प्रांत होता है, रेंज का मतलब परिसर होता है, ये चीजें आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब सुनो फिर एक और मेरी बात को, देखो अब यहां पर से ना कभी भी याद रखना, कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए कहीं आर से आर पर डिफाइन किया गया है, ऐसा लिखा होगा ना, फंक्शन आर से आर पर डिफाइन किया है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये जो x होते हैं ना, खाली x, वो x कहाँ के अवयव होते हैं, डोमेन के, मतलब किसके, प्रांत के, याद रखोगे, खाली x कहाँ का होगा, प्रांत का होगा। और fx इक्वल टू y बोलते हैं, इधर साइड को क्या बोलते हैं, जो इधर साइड का एलिमेंट है, इधर साइड वाले के जो सेट है, इसको या तो y बोलते हैं या fx बोलते हैं। fx क्या है अभी मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, x है, y कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, x है। तो सुनो भी, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, देखो x जो है वो क्या कहलाएगा, प्रांत, x क्या कहलाएगा, प्रांत, मतलब क्या, डोमेन। सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, x क्या है, डोमेन है। और देखो x ना, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं कुछ भी ले सकता हूँ अपने मन का, अभी इस r में x में कुछ भी अपने मन का ले सकता हूँ, परंतु जो fx होगा ना, वो क्या होगा, वो है, देखो तो इसका मतलब मैं x कुछ भी ले सकता हूँ, तो x क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, मतलब आजाद होगा, फ्री होगा, इंडिपेंडेंट मतलब फ्री है, वो कुछ भी ले सकता हूं। परंतु fx क्या होगा, x के ऊपर डिपेंड होगा, जैसा जैसा x आएगा वैसा वैसा fx आएगा, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं।
तो इसका मतलब क्या होता है, रेंज जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, जो रेंज होती है वो डिपेंड होती है किसके ऊपर, डोमेन के ऊपर। याद रखोगे हमेशा, जो रेंज होती है वो डिपेंड होती है किसके अब। और ये सिर्फ फंक्शन में होता है, और चीज में नहीं। आपको बड़ी बड़ी क्लासों में चीजें बदलने लग जाती है। देखो फंक्शन में क्या होता है, जो रेंज होती है वो डिपेंड होती है किसके ऊपर, जो फंक्शन में जो रेंज होती है वो डिपेंड होती है किसके ऊपर, डोमेन के ऊपर। इतनी बात बिल्कुल ध्यान रखिए। तो अब लिखना कुछ सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, फलन के कुछ प्रकार, फलन के कुछ प्रकार, फलन के कुछ प्रकार, फलन के कुछ प्रकार। सबसे पहला लिखना था सम फलन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, चलो फिर अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन में जो हमारी सिंपल पहाड़ी भाषा होती है उसमें बता रहा हूँ ना, जैसा x वैसा y, जैसा x वैसा y ही आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। समझना, देखो y का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, fx होता है, ठीक है ना। तो सुनो फिर, देखो कोई एक फलन है, देखो आइडेंटिटी फंक्शन, कोई फलन है a से b पर, यह आइडेंटिटी कब कहलाएगा, जब यहाँ पर मान लीजिए ये है मेरे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये मान लीजिए 1 -1 है, -2 है, -3 है, ये भी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है। तो मैंने कहा जैसा x वैसा y, जैसा x वैसा y, जैसा x वैसा y, जैसा x वैसा y, जैसा x वैसा y। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ x होगा और यहाँ भी क्या होगा, ये भी तो x ही आया, आया कि नहीं आया, ये भी तो x ही आया। अगर रेंज मेरे देखो, अगर मेरे पास डोमेन x था तो रेंज भी तो x थी, परंतु इस x को यहाँ किसके इक्वल लिखता हूँ मैं, fx के इक्वल लिखता हूँ, या फिर किसके इक्वल लिखता हूँ, y के इक्वल लिखता हूँ। क्यों, क्योंकि fx को ही मैं क्या बोलता हूँ, y बोलता हूँ। इतनी बात आई समझ में, ठीक है ना, ठीक है, ठीक। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये तो क्या होता है x एक्सिस, ये क्या होती है y एक्सिस होती है। यहाँ पर वो क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये क्या हो गया -1 हो गया, -2 हो गया, -3, -4, नहीं सॉरी +4, ये +5, यहाँ होगा -1 -2 -3, ये भी -1 -2 -3। तो अब सुनो, जैसा x वैसा y, अगर x 1 लेना है तो y भी तुमने कितना लेना है, 1 लेना है। तो बिंदु कहाँ मिला, यहाँ पर मिला। अगर x 2 लेना है तो y भी 2, अगर x -1 तो y भी -1, अगर x -2 y भी -2, ये सब बिंदु ऐसे मिलते हैं ना। तो इसका मतलब अगर तुमने लाइन खींचनी शुरू की ना यहाँ से, तो ये पूरी लाइन ऐसे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। ये हो गया मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, ठीक। इतना लिख लो, नहीं आया समझ में, ठीक। ये चैप्टर बहुत ही इजी सा चैप्टर है 5.1, इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है, अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करनी है, चीजों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझना है। ये हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन, ये बिल्कुल बीच बीच से जाएगा ना ये, क्योंकि अब देखो बीच बीच से इसलिए जाएगा ना, ये भी देख लो ये, क्योंकि 0 है, x 0 तो y भी कितना 0, क्यों x 1 तो y भी 1, ये सब ऐसे करके समझ रही हो, नहीं समझ रही हो, तभी तो बीच बीच से जाएगा, ठीक। तो देखो अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, लिखते भी रहो सुनते भी रहो। जब तुम इसका ग्राफ बना रहे थे तुमने एक चीज ख्याल किया कि भैया तुमने यहाँ पर से शुरू पेन लगानी शुरू की और यहाँ पर से तुम लगाते हुए आए, तो तुमने कहीं हाथ नहीं उठा तुम्हारा, इसका ग्राफ बनाते हुए कहीं हाथ नहीं उठा, नहीं उठा, नहीं उठा ना, कहीं उठाया क्या, ऐसा तो नहीं किया तुमने, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ऐसा तो नहीं किया, पकड़ी पेन सीधे खींचे ले बस हो गया। क्यों स्केल लगाई तुमने और सीधे खींच लेंगे, लेके कि नहीं लेके, इस बात पे याद रखना मैंने जो कहा। अब सुनो, फिर एक फंक्शन और आता है, उसका नाम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो हेडिंग डालना कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, अचर फलन, अचर फलन। तो देखो अचर फलन का मतलब क्या होता है ना, जहां जहां रेंज में, रेंज का मतलब क्या, परिसर, सिर्फ एक अवयव होगा, सिर्फ एक एलिमेंट होगा, सिर्फ एक एलिमेंट होगा,
where range contain only one element, so इसमें लिख देते हैं where range contain only one element। जैसे एग्जाम्पल सुनना, जैसे देखो रेंज परिसर में सिर्फ एक अवयव होगा तो fx इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं 2, fx तो परिसर ये होता है, fx में मैंने क्या ले लिया 2, 2 तो कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं? वैसे भी 2 3 4 5 ये तो सब कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, हमने पढ़ा ही है, नहीं पढ़े हैं? ठीक है ना, ये बात समझ में। तो अब सुनो इसका फिगर बनाता हूं मैं। मान लीजिए फलन परिभाषित था r से r पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये f होगा, ये r होगा, इधर भी क्या होगा r होगा, यहाँ बहुत सारे एलिमेंट होंगे, -1 भी होगा, -2 भी होगा, यहाँ पर भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे, -1 -2, ये तो कोडोमेन है। परंतु सुनो जो रेंज के जो डोमेन के अवयव हैं इनकी सिर्फ एक ही जगह इमेज हो रही है, वो कहाँ आ रही है, सिर्फ 2 में, इसकी भी 2 पर, इसकी भी 2 पर, इसकी भी 2 पर, इसकी भी 2 पर, इसकी भी 2 पर। इस टाइप का फलन हमारे पास क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। आइए बात समझ में, जहां परिसर में सिर्फ और सिर्फ कितना अवयव होता है, एक ही अवयव होता है। क्लियर रहेगा बात? ठीक। अब सुनो इसका मैं ग्राफ बनाता हूं, ये लिख दिया होगा, लिख दिया है ना। अब सुनो इसका मैं ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देखना। हाँ, यहाँ पर वो कितना 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ माइनस ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। तो सुनो अगर x 1 था तो y कितना था, 2 था, तो इसका मतलब अवयव पॉइंट यहाँ मिला यहाँ। अगर x 0 था तो y कितना था, 2, तो पॉइंट यहाँ मिला। अगर x 2 था तो y कितना था, 2 था। अगर x 3 था तो y कितना था, 2 था। अगर x 4 था तो y कितना था, 2 था। तो अगर x -1 तो y कितना था, 2 था। तो इसका ग्राफ क्या ऐसा होना, एक सीधी लाइन बनी। क्या इसके ग्राफ बनाते समय तुम्हारा हाथ उठा, नहीं उठा? इतना लिखो फिर बता सकता हूं। इतनी बात बिल्कुल समझ में ये नहीं आई है? ठीक, याद रखना है परिसर कहाँ होता है, प्रांत क्या होता है, परिसर कहाँ पर को होता है, प्रांत कहाँ पर को होता है, और कोडोमेन, ये सब हिंदी इंग्लिश बिल्कुल बराबर याद होना चाहिए। डोमेन, प्रांत, परिसर, रेंज, ये होते कहाँ है, ये क्लियर आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इतनी बात आई नहीं समझ में मेरे बच्चों, आ गई है? इसको मैं क्या कर देता हूँ, अब मिटा देता हूँ। तो अब सुनो फिर कंटिन्यूटी क्या है। देखो कंटिन्यूटी का मतलब होता है सातत्य। सातत्य का मतलब होता है ना, अगर मैं किसी फलन का ग्राफ बनाऊं, अगर कोई फलन दिया है, कोई वास्तविक मानीय फलन, कैसा फलन होना चाहिए, वास्तविक मानीय फलन। वास्तविक मानीय फलन का मतलब क्या होता है ना, f डिफाइंड होना चाहिए r से r पर, यह इनके सबसेट होगा। और वैसे भी अभी तुम्हारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन ही होंगे, वास्तविक मानीय फलन या फिर रियल वैल्यूड फंक्शन ही होंगे। वो क्यों? क्योंकि इमेजिन यहाँ पर इमेजिनरी नहीं आएगा, इमेजिनरी तो फिर अगली क्लासों में आता है, ये बात अलग है। तो वास्तविक मानीय फलन का मतलब होता है अगर मान लिया जाए कोई फलन fx = x² + 2 डिफाइंड है, तो यह डिफाइंड होना चाहिए r से r पर या फिर इनके सबसेटों पर। आइए बात समझिए, इतनी बात ठीक है। तो देखो सातत्य की डेफिनेशन, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मान लिया जाए किसी फंक्शन, किसी वास्तविक मानीय फलन का तुमने ग्राफ बनाया, और वह ग्राफ बनाते समय मेरा हाथ कहीं से भी एक जगह से उठा नहीं, सीधा मेरा हाथ चलता रहा, आई नहीं बात समझ में, वो फलन क्या कहलाएगा, संतत्य कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी अभी हमने देखा जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो क्या होता है, मतलब आइडेंटिटी मतलब तत्समक क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अभी अभी मैंने बताया था अचर फलन, अचर मतलब कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा क्या कहलाएगा मेरा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ये तो था बेसिक, इतनी बात आई नहीं समझ में, क्लियर है? अब सुनो भी, एक फंक्शन ना ऐसे ले रहा हूं, ध्यान से देखना, fx = बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना, 1 लेता हूं, 2 लेता हूं, जब x 0 छोटा है 0 से, और जब x बड़ा है 0 से, और फलन डिफाइंड है r से r पर, ठीक है? तो हम इसका ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से सुनना। ग्राफ x यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, मैं संदीप ठीक है ना? यहाँ क्या होगा, -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -3 होगा, यहाँ -4। तो सुनो फिर, जब x बराबर भी है, जब x 0 के बराबर है तो y कितना है, जब x 0 है तो यहाँ पर 0 ना, तो y कितना है, 1 है, तो y 2 है। जब x 0 है तो y कितना है, 1 है, ठीक है ना? जब x -1 है तो y कितना है, ये fx = ही तो y होता है ना,
ये किसको x कहे दो या फिर इसको y कहो या फिर x को, एक ही चीज तो मैंने बार बार बता रखा है यार। ये कोई f है ना फलन तुम्हारे पास, यहाँ x होता है यहाँ fx होता है, यही fx क्या होता है y होता है, क्यों बताया तो है ना। तो बताओ फिर, जब x 0 है तो y कितना है 1 है, जब x माइनस 1 है तो y कितना है 1 है यार, जब x 1 है, जब x, जब x 0 से बड़ा है मतलब जब x 1 है तो y कितना है 2 है। यहाँ पर कुछ चीज है नहीं है, समझ में। जब x 0 से बड़ा है, अगर x 0 से बड़ा है तो x कितना होगा 2 होगा, तो y कितना होगा 2 होगा। जब x 0 से बड़ा है तो मतलब x 3 है तो y कितना होगा 3। जब x 0 से बड़ा है तो y 2 नहीं होगा क्या, नहीं होगा। जब x 0 से छोटा है -2 है तो y कितना होगा 1 होगा, नहीं बात समझ में। तो इसका और जब x -3 होगा तो y कितना होगा 1, x क्या है 0 से छोटा है, नहीं बात समझ में। अब इसका ग्राफ बना रहा हूं, उठ गया हाथ मेरा भैया बन गया कि नहीं, और यहाँ उठ गया हाथ मेरा उठ गया। तो इसका मतलब ये जो फलन है ये कैसा फलन है कंटिन्यूअस नहीं है, इतनी बात नहीं समझ में। तो अब सुनो फिर, अब यार ऐसा जो होता तो फिर तो बढ़िया ही था, ऐसा जो होता तो फिर तो बढ़िया ही था। अब यार चलो, अब ऐसा कभी कभी फलन ऐसा आ गया है x = चलो इसको भी मैं ग्राफ बना लूंगा, +5x, चलो इसका भी मैं ग्राफ बना लूंगा, +8 sin x आ गया +cos x आ गया। अब थोड़ी ना ग्राफ बना पाओगे यार इसका, ठीक है ना। अब सुनो फिर, अब फंक्शन हो गए कॉम्प्लिकेटेड। अगर मान लीजिए फंक्शन चूरन से हो तो हम उनका ग्राफ बना के बता देंगे कि इनमें पेंसिल इनको जब हम इसका फिगर बना रहे हैं तो हमारा हाथ उठने का है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। ऐसा तो हम वैसे भी पेपर में लिखते नहीं है। अब हम आते हैं अपनी थ्योरी में, तो कंटिन्यूटी की थ्योरी क्या होती है, तो उसके लिए एक चीज मेरे ध्यान रखना, थोड़ा लिमिट के बारे में ध्यान रखना है। हाँ, मिटा देता हूँ ये सब, तो मेरे बच्चों थोड़ा सा लिमिट के ऊपर ध्यान रखना, लिमिट क्या होती है सुनना। तो सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहता हूँ बहुपद की, क्या करना चाहता हूँ बहुपद की। कोई मेरे को बताएगा बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। देखो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। जब अचर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, क्या कहा मैंने, जब अचर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, जैसे ये x है, x की पावर 2 है प्लस 5x है, ये एक क्या है पॉलिनोमियल है, आई बात समझ में? ठीक है ना। अगर मान लिया मैंने x की पावर 1/2, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है 0 1 2 3 चलते, आई बात समझ में। ठीक, जब अचर की घात एक पूर्ण संख्या होती है तो वो क्या कहलाता है पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि अचर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल हाँ बस हो गया। अगर मैंने बराबर जीरो लिख दिया तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, जिसमें एलएचएस भी होता है, जिसमें आरएचएस भी होता है। अभी तक का तो ये क्या था, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल था। अगर मैंने जीरो लगा दिया तो अब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अब सुनना फिर, थोड़ा सा लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। अगर ना कोई फलन है, सुनना आपने पढ़ रखा है ये, अगर कोई फलन है जैसे x² है मान लेते हैं, और सुनो ये फलन डिफाइंड है, ये वास्तविक मानीय फलन है, मतलब वास्तविक मानीय वास्तविक संख्याओं पर डिफाइंड है, मतलब रियल नंबर पर क्या है परिभाषित है, रियल नंबर पर क्या है परिभाषित है। तो अब सुनो फिर, मैं कोई सा भी वास्तविक मान रखूं इसमें, क्या fx पक्का, कोई सा भी r रखूं, यहाँ पर कोई सा भी r रखूं इस x की जगह, तो क्या fx पक्का आएगा। क्या किसी भी वास्तविक मान के लिए इस fx का अस्तित्व होगा, क्या किसी भी रियल वैल्यू के लिए fx का एग्जिस्टेंस होगा। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, रियल वैल्यू के लिए वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा। उसी चीज को मैंने इंग्लिश में बोला, मैंने क्या बोला था, किसी भी वास्तविक मान के लिए, मैंने क्या कहा ना, किसी भी वास्तविक मान के लिए क्या यह fx का अस्तित्व होगा, हाँ होगा। तो इसका मतलब तुमने लिमिट में पढ़ रखा है, जहां पर वो कोई फलन है और कोई फलन में वास्तविक मान का अस्तित्व होता है तो वह फलन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। आइए बात समझ, क्या कहा मैंने, लिखो किसी फलन में, किसी, तो अभी बताऊंगा आपने लिखना है, किसी फलन में वास्तविक, यदि किसी फलन में यदि
का वास्तविक मान का अस्तित्व हो तो किसी फलन में यदि वास्तविक मान का अस्तित्व हो तो, एक बार किसी फलन में यदि वास्तविक मान का अस्तित्व हो तो लिमिट एग्जिस्ट करते हो, लिमिट का भी अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है। अब मैं इसको इंग्लिश में बोल देता हूं। If function exists in any real valued, then limit has also exists। आएंगे बात समझ में? इसका मतलब क्या है ना, सुनो मेरे, इसका जो मैंने कहा इसका मतलब क्या है, देखो fx बराबर x स्क्वायर था, कोई सा भी वास्तविक मान रखा तो fx का अस्तित्व आ रहा है, तो यहां पर को मेरे को LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मैं वैल्यू को मान सकता है। अब क्योंकि दिक्कत क्या होती है, कहीं कहीं हम देख रहे होते हैं, कहीं LHL निकालना होता है, कहीं RHL निकालना होता है, कहीं पर वो उसने सीधे सॉल्व भी कर दिया होता है, ध्यान दिया नहीं 11th में, ठीक। वहां हम क्या याद रखेंगे, कोई भी अगर कोई फलन है, इसका वास्तविक मानों में इसका अस्तित्व है, कोई फलन है उसका वास्तविक मानों में उसका अस्तित्व है, तो मुझे वहां लिमिट में LHL RHL निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे रख दूंगा, सीधे सीधे मैं क्या लिमिट x टेंडिंग टू c कह दूंगा, आंसर आएगा। आइए बात समझ में, इसको मैं और समझाऊंगा आगे को पढ़ते हुए। तो सुनो, एक तो होता है, चलो थोड़ा सा लिमिट के बारे में भी बात कर लेते हैं, ये तो हमने पिछली बार 11th में पढ़ा लिया। मान लिया जाए, चलो लिमिट के बारे में तो वही बात करेंगे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे। एक LHL होती है, LHL का मतलब क्या होता है, देखो मान लिया जाए ये यहाँ पर कोई x इक्वल टू मेरे पास 0 है, ठीक, तो कोई fx x टेंडिंग टू 0 माइनस है, 0 माइनस कोई fx है, इसमें जो है लिमिट है x टेंडिंग टू, लिमिट जो fx की जो लिमिट है, ध्यान सुनना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस है। अगर लिमिट 0 माइनस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया वो बाईं तरफ से x टेंडिंग टू 0 माइनस है, तो बाईं तरफ से x की ओर को क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है, मतलब बाईं ओर से x की ओर को जा रहा है। आइए बात समझ, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो इसका मतलब जो अभी लिमिट है वो दाईं, देखो 0 प्लस लग गया ना, तो जो अभी लिमिट है वह दाईं ओर से कहां की ओर को टेंड है, 0 की ओर को टेंड है, याद रखना। अगर 0 के ऊपर माइनस लग गया तो क्या कहता है, 0 के ऊपर माइनस लग गया तो x कहां की ओर को टेंड है, 0 की ओर को, कहां से, बाईं ओर से। अगर x के ऊपर प्लस लग गया तो x कहां की ओर को टेंड है, 0 की ओर, मतलब x 0 की ओर को जा रहा है, कहां से, दाईं ओर से। इतनी बात आई नहीं समझ में? चलो ये तो नॉर्मल सी बात थी। तो अब लिखना फिर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखना, फिर कंटिन्यूटी हेडिंग डालना, डेफिनेशन लिखना, यस लिखना फिर कंटिन्यूटी, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सातत्य, कंटिन्यूटी इसको हिंदी में बोलते हैं सातत्य, सातत्य। माना कोई फलन fx, माना कोई फलन fx वास्तविक मानीय फलन है, वास्तविक मानीय फलन है, मानीय कैसे, मान बढ़ानी है, मानीय फलन है, फलन है। तो देखो अगर कोई फलन वास्तविक मानीय फलन है तो f, तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात f कहां से कहां तक का परिभाषित है, r से r पर, या फिर क्या, r का सबसेट, ठीक है ना। माना कोई फलन f(x) वास्तविक मानीय फलन है, अर्थात तब f(x) सातत्य होगा, तब f(x) किसी बिंदु, तब f(x) किसी बिंदु, f(x) किसी बिंदु x बराबर c पर सातत्य होगा।
चलो देखो, चलो अब सुनो, माना कोई फलन fx वास्तविक मान्य फलन है अर्थात इतना, तब fx किसी बिंदु c पर सातत्य होगा यदि, बहुत ही अच्छे से सुनना, यदि लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ fx बराबर fc, आइए बात समझ, या फिर लिमिट x टेंडिंग टू c, देखो c माइनस मतलब क्या हो गया LHL, c माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx, मतलब क्या हो गया RHL बराबर क्या हो जाएगा भैया fc, या फिर LHL बराबर बिंदु पर फलन का मान, बिंदु पर फलन का मान, LHL बराबर RHL बराबर बिंदु पर फलन का मान। अब मैं इसको देखो समझाता हूँ, मैंने लिखा है, ठीक है, आपको क्वेश्चन उठा रहा हूँ, लेकिन चलो मेरे क्वेश्चन उठाते हैं, मिटाते हैं इसको। उदाहरण नंबर 1 को दिया गया है, उदाहरण नंबर 1 को दिया गया है x बराबर 1 पर fx, x बराबर 1 और fx बराबर 2x प्लस 3 की संतत्य, ये संतत्य है यानी इस पर विचार हो रहा है। चलो उदाहरण नंबर 1 एग्जांपल 1 शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों सुनो, बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये देखो, सुनो, इसमें LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं, इसमें LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं जैसे ही x की जगह 1 रखूंगा तो कोई वास्तविक मान आएगा, और क्या होता है अगर कोई वास्तविक मान आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो सीधे सीधे 1। अब सबसे पहले तो बात क्या होगी, x बराबर 1 पर, देखो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, लिख भी रहा हूं अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। x बराबर 1 पर fx का मान, क्या हमने कहा, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू, इसको इंग्लिश में लिख रहा हूं यहां पर, वैल्यू ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर fx का जो मान होगा वो क्या होगा, f1 बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 2 into 1 plus 3, तो f1 बराबर होगा 2 plus 3, तो f1 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 5। इतनी बात आई नहीं समझ में? सबसे पहली बात क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें इसकी लिमिट निकालूंगा, एक तो LHL लिमिट निकालता हूं, एक RHL। अब देखो वैसे लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वास्तविक मान्य फलन है, लिमिट इसकी 100% एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट सीधे सीधे अगर मैं निकालूंगा मैं कहूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx बराबर कितना दे दूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx की जगह कितना 2x + 3, तो यहां पर वो आ गया, फिर कितना आ जाएगा x टेंडिंग कि नहीं x टेंडिंग टू 1, सॉरी 1 की ओर को लिमिट निकालना, क्योंकि x = 1 पर मेरे को कंटिन्यूटी निकालनी है, x = 1 पर कंटिन्यूटी निकालनी है, तो x = 1 पर वैल्यू निकालूंगा, और x = 1 पर क्या निकालूंगा मैं भैया, x = 1 पर लिमिट निकालूंगा। सुनो भाई, देखो fx बराबर मेरे को ये दिया गया है और x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा ना, x बराबर 1 पर तो वैल्यू fx की वैल्यू निकालूंगा, x बराबर 1 पर तो fx की वैल्यू निकालूंगा, और x बराबर 1 पर fx की क्या निकालूंगा, लिमिट निकालूंगा। अगर वो दोनों बराबर होती हैं तो मेरा क्या कहलाएगा, फलन क्या होगा, संतुष्ट होगा। आइए बस समझ में क्या कहा मैंने, एक बार मेरे को fx ही दिया गया, एक बार ध्यान से मेरी बात सुनना, fx बराबर कितना दिया है 2x + 3, तो x बराबर 1 पर मेरे को क्या निकालनी है, इसकी कंटिन्यूटी संतत्य निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा x बराबर 1 पर इसका मान निकालूंगा, x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू निकालूंगा,
और x बराबर 1 पर इसकी क्या निकालूंगा, लिमिट निकालूंगा। और अगर वह दोनों बराबर हो जाती है तो मेरा क्या कहलाएगा, फलन क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा। मैंने पहले जो डेफिनेशन लिखा है वहां ऐसा ही लिखा है, अगर कोई एक फलन है fx है तो इस c पर यह संतत होगा कब, जब यह c पर fx की वैल्यू c पर और fx की लिमिट c पर दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तब वो क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा। संतत आई की बात समझ में, सुन नहीं आई, आप सुनो फिर। अब मैं क्या कहूंगा ना, अब देखो वैसे तो ये वास्तविक मान ही फलन है, x बराबर 1 पर कोई वास्तविक मान आ रहा है तो लिमिट को तो एग्जिट से पक्का करेगा। तो क्या मैं सीधे सीधे लिखूं लिमिट x टेंडिंग टू 1 x, क्योंकि 1 पर लिमिट निकालना होगा, 1 पर सीमा, अब सीमा ही मत लिखूंगा, लिमिट कहूंगा, 1 पर लिमिट निकालना तो कितना आ जाएगा 2 1 प्लस 3, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 5। तो क्या 1 पर लिमिट और 1 पर वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये कंटीन्यूअस आ जाएगा। ऐसे नहीं करता हूं इसको अच्छे से ना, अब मैं क्या करता हूं पूरा लिख लेता हूं इस क्वेश्चन को, एलएचएल आरएचएल सब निकाल लेता हूं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं ना, x बराबर 1 पर fx की लिमिट अभी तो मैंने क्या लिखा, वैल्यू निकाल दी, अब लिमिट निकाल रहा हूं, ठीक है ना। चलो फिर अब देखो एक और मेरी बात को ध्यान से, कोई फलन fx है, कोई फलन fx है, वह संतत होगा किसी बिंदु पर, कब, जब fx का मान उस बिंदु पर और fx की सीमा उस बिंदु पर दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है। लिखना चाहते हो तो कहीं पर कोई लिख लो, ये होगी हमारी घर वाली भाषा। क्या, अगर कोई fx कोई फलन किसी बिंदु पर संतत है तो इसका मतलब क्या हो गया, fx का मान बिंदु पर और fx का मान सीमा पर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आई बात समझ क्लियर है। तो आप क्या लेना, x बराबर 1 पर fx की लिमिट, x बराबर 1 पर fx की लिमिट निकालूंगा, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, LHS निकालूंगा। LHS कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू कहां की ओर को, 1 माइनस फिर कितना fx, तो बराबर कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू तो कितना आ जाएगा 1 माइनस h, माइनस है तो 1 एक में से, जैसे LHL है यहां पर 1 है, LHL मतलब थोड़ा सा इधर को, तो इधर को तो मैं माइनस h से तो करूंगा, फिर कितना fx से कितना आपके पास 2x प्लस 3, तो कितना आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू तो कितना आ जाएगा 0, यहां पर वो कितना आ जाएगा 2 x की जगह कितना आ जाएगा फिर 1 माइनस h प्लस 3, क्योंकि h टेंडिंग टू तो 0, क्योंकि h थोड़ा इसके थोड़ा सा बगल में होगा, मैं थोड़ा सा बगल में, अगर LHS निकालना होगा तो थोड़ा सा बगल में होगा, तो h टेंडिंग टू 0, तो यहां पर से कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 5। एनी बात समझ, तो इतना लिख दो फिर, और यहां पर मैं इसको मिटाता हूं और RHS के थ्रू में प्रूफ कर लेगा यहीं पर सीधे सीधे। तो अब RHS मान लो, जो RHS में भी आ गया एक बार, तो कितना आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा 1 प्लस fx, तो क्या होगा, तो यहां पर से हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा 1 प्लस h, फिर कितना होगा fx कितना आपके पास है 2x प्लस 3, तो यहां पर वो आ गया फिर आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू तो कितना 0, और यहां पर x की जगह कितना आ जाएगा फिर, अब देखो RHS लिखा है तो इसका मतलब RHS 1 के थोड़ा सा इधर साइड तभी तो प्लस आया, जब 1 के थोड़ा सा इधर साइड हो तभी तो प्लस आ रहा है ना। अरे RHS में प्लस h क्यों आया, जब मैं थोड़ा सा इधर साइड हूं 1 के थोड़ा सा इधर साइड, तो यहां पर से कितना आ जाएगा 2x की जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस h प्लस का 3, h टेंडिंग टू तो कितना 0, तो आंसर कितना है 0 रख दो, आंसर कितना है 5। कितनी बार आई समझ में, हां तो बिल्कुल बात करो। तो यहां पर से क्या आया हमारे पास देखो, तो क्या LHL बराबर RHL है, क्या LHL बराबर RHL है, तो यहां पर क्या हो गया फिर fx का मान, fx की लिमिट x बराबर 1 पर कितनी आई फिर मेरे पास, बराबर कितनी आई 5 आई कि नहीं आई 5 ये RHL में कर रखना है वहां पर तो x से जो ऊपर है लिमिट यहां पर x 1 से 1 प्लस h है, तो फिर h बराबर 2 नहीं हुआ क्योंकि प्लस में आ रहा है h की जगह 2, देखो हाँ ये थी ना, बहुत अच्छी बात कही तूने, 1 है ना, देखिए LHL और RHL ना, देखिए अगर मैं LHL निकालता हूं तो इसके हल्का सा बगल में, मतलब मैं कहां जा रहा हूं, जो h होगा वो मैं ले रहा हूं 0.00001 ले रहा हूं, ऐसा ले रहा हूं, थोड़ा सा बगल में हल्का सा, बस आई बात समझ में, बस ये दूरी होगा, हां मतलब हल्का सा बगल में, यहां पर हुई जैसे 1 2 यहां पर होता है, मैं यहां पर बात करूंगा RHL की, जैसे माइनस
जीरो है तो मैं LHS के बाद यहाँ को करूंगा, बस हो गया। तो ज्यादा दूर नहीं जाना है, हल्का सा बगल बगल में बात करनी मैंने। और कुछ ठीक। तो अब सुनो कि तुम्हारे पास क्या है, देखो fx का जो लिमिट है x इक्वल टू 1 पर कितना आया, 5 आया, और fx का मान 1 पर कितना आया, 5 आया। तो इसका मतलब क्या है, क्या मेरे पास fx की, देखो मेरे पास जो आया वो चीज टोटल ऐसी चीज आएगी, LHL बराबर RHL बराबर F5 आया, नहीं F1 आया, या फिर मेरे पास कैसा आया, तुम्हारे पास है लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx बराबर कितना आया, F1, F1 का मतलब 5, मतलब क्या, या F1 आया कि नहीं आया, या फिर तुम कुछ भी लिखो, या फिर क्या लिखो, fx पर सीमा का मान, सीमा fx पर x बराबर 1 की सीमा का मान बराबर fx पर 1 पर fx पर x बराबर 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फलन क्या हो जाएगा, संतत होगा किसके लिए, x बराबर 1 के लिए। यस संदीप, नहीं कहां पर बनी हो गया, देखो तो पूरी चीज क्या है ना, संतत, किसी बिंदु पर अगर मुझे संतत निकालना है तो एक बार और पूरी मेरी बात सुनना, मेरी पूरी बात को सुनना एक बार और। अगर कोई फलन fx है, यह संतत होगा किसी एक बिंदु पर, कब, जब उस बिंदु की LHL, उस बिंदु की सीमा और उस बिंदु पर fx का मान दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी बात आई नहीं समझ में। और सीमा का मान का मतलब क्या होता है, जब सीमा में LHL और RHL बराबर होती है तो सीमा का मान आता है। अगर LHL RHL बराबर नहीं है तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है, लिमिट का अस्तित्व नहीं है। आई बात समझ में, इतनी तो बात हमको पता है। चलो अब सुनो, देखो अगर मान लिया जाए ना, एक बार और मैं तुमको एक चीज और बता रहा हूं, अगर LHL बराबर डज नॉट इक्वल टू RHL है तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि LHL बराबर RHL है ही नहीं, लिमिट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सीमा का अस्तित्व ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या, सीमा का अस्तित्व नहीं, बात खत्म। आई बात समझ में। अब सुनना फिर भैया एक अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 2। अगर तुमने इसके उदाहरण बना लिए ना सबके सब अगर तुमने इसके उदाहरण बना लिए तो तुम आराम से समझ जाओगे। अब देखो मेरे को क्या करना है ना, अब देखो fx बराबर x², x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, मुझे बताना है x बराबर 0 पर संतत है। तो बताओ फिर x बराबर, मैं क्या करूंगा, x बराबर 0 पर fx का मान निकालूंगा और x बराबर 0 पर fx की क्या निकालूंगा, लिमिट निकालूंगा। अगर वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं इसमें RHL LHL नहीं निकालूंगा, क्यों, क्योंकि ना मैं अगर देखो जैसे ही x बराबर 0 रखूंगा, क्या वास्तविक मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व पक्का हो रहा है। तो यहां से क्या आ जाएगा, fx बराबर fx का मान x बराबर 0 पर, fx का मान x बराबर 0 पर, तो f0 बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 0, ठीक है ना। और क्या होगा फिर मेरे पास, fx की सीमा या फिर क्या, लिमिट, fx की लिमिट x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या हो जाएगी फिर मेरे पास, fx की सीमा x बराबर 0 पर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, तो यहां पर को कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx की जगह कितना आ जाएगा मेरे पास x², तो इसमें वैल्यू रखूंगा 0, आंसर कितना है 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, fx की लिमिट और fx का मान दोनों क्या है हमारे पास, बराबर है। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो फलन है x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। अगली बार आगे की बात है समझ में धीरे धीरे। अब है अगला क्वेश्चन हमारे पास। अब सुनो फिर एक चीज मैं तुमको बता देता हूं, कोई भी ना पॉलिनोमियल, कोई भी बहुपद हमेशा क्या होता है, सांतत्य होता है। कोई भी बहुपद क्या होता है, हमेशा सांतत्य होता है। याद रखोगे क्या कहा मैंने, कोई भी बहुपद हमेशा क्या होता है, संतत होता है। अगर मान लीजिए fx बराबर x है, ये भी तो एक प्रकार का तत्समक फलन तो है ही, परंतु बहुपद तो है, तो सीधे सीधे क्या हो गया, संतत हो गया। ऐसे fx बराबर 2 है, fx बराबर 2 है, कांस्टेंट फलन तो है ही, परंतु क्या है, बहुपद भी तो है। क्यों, क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी है, 0 है कि नहीं है। तो सुनो फिर मैंने क्या कहा,
कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी बहुपद, याद रखना हमेशा, कोई भी बहुपद हमेशा क्या होता है, एक सान्तत्य फलन होता है। क्लियर, याद रहेगी बात। चलो फिर अगले वाले क्वेश्चन में आता हूं। अब देखो f(x) बराबर मॉड ऑफ x, जीरो पर संतत पर विचार करना है। मैं जीरो पर क्या, मैं पूरे पर कर लेता हूँ। हाँ, ये पूरा संतत है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो सुनो फिर, अब तुमको लग रहा है ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है, क्यों, x की पावर 1 बहुपद है। हाँ संदीप, बहुपद है, नहीं है, होगा क्योंकि बहुपद नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, ये बहुपद नहीं होता, याद रखना। ये उसकी बात फिर तो वो अलग अलग भागों में बढ़ गया ना। ये होता है, देखो बहुपद क्या होता है, जहां पर जैसे ना, जैसे अब ये अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। बहुपद क्या होता है, जहां एक ही बार डिफाइंड हो, जैसे ये होगा बहुपद। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं और जगह के लिए कुछ हो, कहीं और जगह के लिए कुछ हो, ये मॉडुलस फंक्शन होगा, याद रखना। इसमें घबरी मत जाना, जब हम पढ़ते थे हम खुद घबरा जाते थे, हम ये तो बहुपद है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो जाता है, ये सीधे सीधे नहीं होगा। आई नहीं बात समझ में। सुनो, ये है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है, क्लियर है ना। अब देखो मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसकी संतत्या पर विचार करना है, इसकी कंटिन्यूटी पर विचार करना है, पूरा कहां पर वो कंटीन्यूअस है, कहां पर वो कंटीन्यूअस नहीं है। तो सुनो, सबसे पहले तो मैं इसका फिगर भी बाद में बनाता हूं। तो सुनो, इसको हम लिखते कैसे हैं, या तो होता है ये x, या फिर क्या होता है ये -x। जब x क्या होता है भैया, बड़ा होता है किससे, 0 से, ऊपर -x से लिखते हैं, क्योंकि माइनस आएगा पहले। जब x क्या होगा, 0 से क्या होगा भैया, छोटा होगा, छोटा होगा ना, जब x 0 से छोटा होगा। अब देखो, जब x 0 से छोटा है, -1 0 से छोटा है, तो कितना, कुछ भी रखो, -1 रखो तो प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, -2 रखो, माइनस माइनस प्लस। जब x बड़ा है किससे, 0 से, तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास, ये हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 है तो वैल्यू आएगी 1, 2 है तो वैल्यू आएगी 2। जब x 0 से छोटा है तो -2 रखो, तब ऊपर फिर जाके प्लस हो रहा है, जब x 0 से बड़ा रखो तब जाके यहाँ प्लस हो रहा है। आई बात समझ। अब देखो, बराबर तुम या तो तुम यहाँ लगा लो बराबर, या यहाँ लगा लो, बात एक ही है, जहां तुम्हारी मन होती है वहां लगा लो, या इसमें लगा लो, इसमें लगा लो। ग्रुप वाले ने किसमें लगाया है, नीचे वाले में लगाया, तो तुम नीचे वाले में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बराबर लगा सकते हो। हाँ, मॉडुलस फंक्शन है, इतनी बात ठीक है ना। देखो, x जब 0 से छोटा है तो माइनस, इसलिए माइनस, क्योंकि x से छोटी जितनी भी माइनस वैल्यू, -1 -2 -3 -4, जब यहाँ रखूंगा तभी तो जाके प्लस होंगी, क्योंकि मोड तो हर चीज को प्लस बनाता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा है तो फिर वो ओनली सीधी सीधी बात है, पॉजिटिव हो गया, ठीक। तो इसका एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर वो -1, यहाँ पर वो कितना -2, यहाँ पर वो माइनस, सॉरी यार, ये प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर वो कितना 4। तो सुनो फिर, यहाँ पर वो -1, यहाँ पर वो -2, यहाँ पर वो -3। तो x जब 0 से छोटा है, -1 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जब x -1 है तो fx जो आपके पास आया वो कितना आया, -1, मतलब कितना आया, 1 है। जब x कितना है, -1 था, तो y कितना था फिर मेरे पास है, 1 था, तो बिंदु यहाँ पर आया। जब x -2 था तो y कितना आ जाएगा फिर भैया, 2 आ जाएगा, तो बिंदु कहाँ आया। जब x 0 था तो y 0 होगा, इतना ऑब्वियस सी बात है। जब x 1 होगा तो y कितना होगा, 1 होगा। जब x 2 होगा तो y कितना होगा, 2 होगा। तो भैया इसका फिगर बनाते हैं, ये बनाया, ये बनाया। आई नहीं बात समझ में, क्या आगे उठा नहीं उठा, तो इसका मतलब कंटीन्यूअस है। अब प्रूफ भी करूंगा मैं कंटीन्यूअस है या नहीं है। आई नहीं बात समझ, फिगर बनाना चाहते हो तो फिगर बना लो फटाफट से। चलो फिर भैया, अब मैं इसकी संतत्य पर विचार कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सुनो सुनो बच्चों, सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, fx अभी दो प्रकार से परिभाषित है, एक तो fx बराबर कितना है, है कि नहीं है, और एक fx बराबर मेरे पास कितना है, fx बराबर कितना है, fx बराबर -x कब है, जब x छोटा है किससे, fx बराबर x कब है, जब x बड़ा है किससे, या फिर इक्वल है इसके। इतनी बात आई समझ में। तो अगर मैं इसका ग्राफ एक छोटा सा चित्र से समझता हूं, तो यहाँ पर तो मेरे पास कितना है, 0 है, 0 से पीछे यहाँ जितनी भी वैल्यू है 0 से पीछे, 0 को छोड़ करके, हाँ 0 से पीछे, 0 से पीछे को fx बराबर कितना है, -x, 0 के आगे fx बराबर मेरे पास कितना है, +x। इतनी बात आई नहीं समझ में, ऐसा ही तो है। तो अब सुनो फिर मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर 1 पॉइंट में बात करता हूँ, सुनना। मैंने क्या बताया अभी अभी तुमको एक चीज बता रखी है, क्या बता रखा है कि सभी पॉलिनोमियल, सभी बहुपद क्या होते हैं, संतत होते हैं, मैंने बता रखी बात ना। तो सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात को, नंबर 1 पॉइंट डाला, यदि
आर जो है यदि आर या फिर यदि एक्स छोटा है 0 से, तब एफ एक्स कितना है आपके पास, तब एफ एक्स कितना है माइनस एक्स, तब एफ एक्स कितना है माइनस एक्स। क्या कहा मैंने, यदि एक्स जो छोटा है किससे 0 से, तब एफ एक्स कितना है माइनस एक्स है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या है ना, अर्थात या तो तुम प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ करो, प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ करो, मैं बता भी दूंगा प्रूफ कैसे होता है, या फिर लिखना चाहते हो सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो। अर्थात एफ एक्स क्या होगा, संतत होगा, संतत होगा एक्स 0 से छोटे के लिए, क्योंकि 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 एफ एक्स एक बहुपद है जब बहुपद है और बहुपद क्या होता है, संतत, बहुपद संतत होता है। इतनी बात आई देखो मैंने अर्थात सुनना है एक बार, यदि x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है तब एफ एक्स कितना है तुम्हारे पास माइनस एक्स है। अर्थात एफ एक्स क्या है, संतत होगा x 0 से छोटे के लिए, क्योंकि एफ एक्स एक बहुपद है और बहुपद हमेशा क्या होता है, संतत होता है। ठीक है, क्योंकि अब देखो एफ एक्स माइनस एक्स था, इससे पीछे तो एफ एक्स बराबर माइनस एक्स था, इससे पीछे मैंने क्या कहा, पूरे के लिए नहीं कहा, भी सिर्फ इतने के लिए बात की है। यहां पर तो एक ही देखो, इतने में ना फलन एक ही बार परिभाषित है, इतने में तो एक ही बार परिभाषित है, इतने में तो 2 बार परिभाषित है, इतने में एक ही बार परिभाषित है, और यह एक बार ही बहुपद है, इतने में बहुपद भी है और एक बार भी परिभाषित है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यहां पर से जब x 0 से छोटा हो जाएगा तो पूरा का पूरा फलन क्या हो जाएगा मेरे पास, इतने में संतत हो जाएगा। इतनी बात नहीं आई समझ। अब दूसरे नंबर, यदि x 0 से बड़ा होगा और एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस होगा, अर्थात एफ एक्स क्या होगा, संतत होगा। इसके लिए x बराबर 0 की, x जब बड़ा है 0 की, क्योंकि एफ एक्स एक बहुपद है और बहुपद हमेशा क्या होता है, संतत। ये हो गया मेरे पास दूसरा नंबर। सुनो, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी तक का जब x बड़ा था 0 से तो संतत था, जब x छोटा था 0 से तो संतत था, और वैसे भी क्या मैंने एफ एक्स बराबर x अभी संतत बताया भी था वहां पर वो इससे पहले, और इसके लिए तो फिर अगर x संतत है तो माइनस एक्स भी संतत ही होगा। अब बाद में आप बात करेंगे उसके। तो इसका मतलब है x जब बड़ा है 0 से तो संतत, x जब छोटा है 0 से तो संतत, परंतु बात रुकी किस पर है, x बराबर 0 पर, 0 पर बात रुकी है। तो सुनो 0 पर बात रुकी है, अब ध्यान से चलो फिर अब मैं बात करता हूँ अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट बात 0 पर, x बराबर 0 पर के लिए संतत, x बराबर 0 पर संतत की जांच लिखना, संतत लिखो अब देखो x बराबर 0 पर संतत की जांच करने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, x बराबर 0 पर एफ एक्स का मान, तो फलन कैसे परिभाषित था, एफ एक्स बराबर क्या था मेरे पास, या तो x था या फिर माइनस एक्स था या x था, जब x छोटा था 0 से, जब x बड़ा था 0 के या फिर तो था 0 से। तो सुनो फिर मेरी बात को ध्यान से, तो x बराबर 0 पर एफ एक्स का मान, x बराबर 0 पर एफ एक्स का मान कितना हो रहा है, एफ एक्स बराबर तो x था, x बराबर 0 पर तो एफ 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। आइए बस अब सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से, अब मैं क्या निकालूंगा, एलएचएस निकालूंगा। क्यों निकालूंगा सुनो, अब देखो सुनना, जब 0 के, तो एलएचएस का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फिर क्या होता है एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस h, एफ एक्स मेरे पास क्या है, अब देखो ध्यान से सुनना, जब 0 में से कुछ पीछे हल्का सा 0 माइनस h, तो इसका मतलब क्या 0 से हल्का सा पीछे गया, 0 से जैसे ही मैं हल्का सा पीछे गया तो मुझे जो एफ एक्स मिला वो क्या मिला माइनस एक्स। 0 से हल्का सा मैं आगे गया तो एफ एक्स क्या मिला मुझे, x मिला, प्लस का क्या मिला x मिला, इसीलिए मैंने क्या एलएचएस और आरएचएस निकालने की जरूरत पड़ेगी मेरे को, क्योंकि हल्का सा पीछे जा रहा हूं कुछ और मिल जा रहा है, हल्का सा आगे जा रहा हूं तो कुछ और मिल जा रहा है। आइए बात समझिए, तो यहां पर से क्या होता है फिर हमारे पास लिमिट h तो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, टेंडिंग टू 0 होगा, 0 नहीं 0 की ओर वो टेंड कर रहा होगा, तो यहां पर से कितना हो जाएगा फिर तुम्हारे पास है
माइनस कितना हो गया h, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आई 0। अब RHL माना दो, RHL तो RHL क्या होगा मेरे पास लिमिट x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0 प्लस फिर कितना हो जाएगा fx, तो लिमिट कितना हो जाएगा x टेंडिंग टू 0 प्लस h। अब देखो 0 प्लस h, 0 से थोड़ा सा आगे गया, जैसे ही मैं 0 से थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो fx से कितना हो जाएगा x, और फिर लिमिट h टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर से कितना हो जाएगा ये तो h, तो आंसर कितना है आइए बात ठीक। तो क्या मेरे पास LHL, तो क्या LHL RHL बराबर है? क्या मेरे पास सीमा का अस्तित्व है और सीमा का मान भी कितना आया 0, और fx का मान x = 0 पर कितना आया 0, क्या फलन 0 पर संतत है? और पहले क्या, और 0 से पीछे कोई सा भी ले लो, हर चीज के लिए संतत था, 0 से आगे कोई सा भी ले लो संतत होगा। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पर मान लीजिए -1 है, यहाँ पर 1 है, ये 1 पर ऑब्वियसली है कि भैया संतत होगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 से पीछे जाओगे तो वही चीज डिफाइंड है, 1 से थोड़ा सा आगे जाओगे तो वही चीज डिफाइंड है। सोचो ना जरा, देखो 1 से थोड़ा सा पीछे जाओगे वही चीज डिफाइंड है, 1 से थोड़ा सा आगे जाओगे वही चीज डिफाइंड है। तो भैया मैंने जब x बराबर 1 पे तो उसका लिमिट का एक्जिस्टेंस भी हो रहा है, x बराबर 1 पर लिमिट का एक्जिस्टेंस भी हो रहा है, और x बराबर 1 पर रखूंगा तो 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर मेरे पास ये होते भैया ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। ठीक, अभी तो शुरुआत है, मैं सिर्फ आपको ना मैं इतना बता रहा हूँ, अगर मैं आपने पूरे इसके उदाहरण ना लिए ना तो आप पूरी एक्सरसाइज बता देंगे। ठीक, तो मिलते हैं कल को, कल वाली जो वीडियो रहेगी वो थोड़े अगले आगे की